हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन हाउस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मूल ढांचा के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि मूल ढांचा क्यों आया है, क्या इसकी जरूरत है इस संविधान में और इसका क्या महत्व है। और इसको जानने के बारे में जानने के क्रम में हम लोग दो चीजों को ध्यान में रख के जानेंगे। पहला है संविधान संशोधन करने की शक्ति की क्या सीमा है। संसद के पास, हमें पता है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति की सीमा क्या है। क्या वह उस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान को बदल सकती है या फिर कुछ हद तक ही संशोधित कर सकती है। तो हमारे अनुच्छेद 368 में हम पढ़ेंगे संविधान के, तो उसमें ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि संसद कितना शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो इसलिए जरूरत पड़ी और इसको भी जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद ये भी जानेंगे कि क्या मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, कितना हद तक हो सकता है। और इसको जानने के क्रम में, इन प्रश्नों को जानने के क्रम में मूल ढांचे को अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो अनुच्छेद को बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। पहला है अनुच्छेद 13, दूसरा है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और उसमें शक्ति भी दी गई है, और अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा बताता है। और इन दोनों को समझते हुए, इन दोनों के साथ साथ फंडामेंटल राइट के सभी अनुच्छेद और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भी सारे अनुच्छेदों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी ये हम लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूल ढांचे को समझने के क्रम में सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है। इन चीजों को पहले समझ लेंगे तभी जो है कि मूल ढांचा समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 13 एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करता है। अनुच्छेद 13 दो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, यानी संविधान के पूर्व। अनुच्छेद 13 एक बात करता है कि अगर संविधान लागू होने के पूर्व कोई ऐसी विधि थी जो मूल अधिकार को, जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, उसका अगर उल्लंघन कर रहा है तो वह शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13 एक यह बात करता है। अनुच्छेद 13 दो कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी संविधान के बाद की जो विधि है, जो विधानसभा या संसद जिसके भी पास विधि बनाने की पावर है, वो अगर विधि बना रहा है और मूल अधिकार को कम कर रहा है या छीन रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगा उस सीमा तक जहां तक उल्लंघन किया जा रहा है। तो और तीसरा इसमें है विधि। विधि की परिभाषा 13(3) में दी गई है, और विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। आदेश है, अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम, उपनियम, रूढ़ी और प्रथा। यहाँ रूढ़ी और प्रथा को हम लोग ध्यान देखेंगे कि रूढ़ी और प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो विधि का बल रखती हो। तो ये सारी चीजें। और एक चीज और समझ लेते हैं, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति दी गई है। उसमें कहा गया है कि संसद संविधान में कुछ भी परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन कर सकती है। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, तो हमारी सरकारों देखती हैं कि भारत में आर्थिक समानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता और लैंगिक, ये चारों प्रकार की असमानताएं बहुत ज्यादा थी भारत में। और हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये कहा गया था कि हमारे संविधान का उद्देश्य में, प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं, तो उद्देश्य के रूप में ये चीजें इस यहाँ पर सारी बराबरी करने की बात की गई है। और हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में भी बात है, अनुच्छेद 15 में भी समानता की ही बात है, 16 में बात है, 17, 18, ये सब सारे मूल अधिकार इन्हीं चीजों से संबंधित है। अब देश को विकास कार्य के लिए लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा पैसा था उनको लेकर के गरीबों को देना, ज्यादा जिसके पास जमीन थी जमींदारी उन्मूलन करना था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, सरकारी योजनाएं चलानी थी, सड़कें बनानी थी, रेलवे बनाना था, तो इन सब के लिए जमीन, पैसा, इन सब की जरूरत पड़ने लगी। तब जाके संविधान में संशोधन शुरू हुए और उसी समय ये प्रश्न उठने लगा कि किस हद तक संशोधन किया जा सकता है। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो सरकार जो डीपीएसपी में योजनाएं दी गई हैं कल्याणकारी राज्य की, SC ST एक्ट बनाने के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, ये सब सारी चीजें जो डीपीएसपी में दिया गया है, वो सारी चीजें लागू करने के लिए सरकार ने शुरू कर दिया। और आरक्षण लागू कर दिया मद्रास में। तो आरक्षण लागू कर दिया तो चंपाकांत राजन जी चले गए सुप्रीम कोर्ट और ये बोल रहे हैं कि ऐसा है कि मेरे अनुच्छेद 14 का समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि SC ST को आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि आरक्षण नहीं होना चाहिए। और आरक्षण जो दिया गया था वो डीपीएसपी के अनुच्छेद 46 की पावर को यूज करते हुए दिया गया था, और इसमें इसको लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 37 में यह कह दिया गया है डीपीएसपी में कि यह लागू नहीं कराया जा सकता न्यायालय द्वारा, और जबकि इसको
ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा करके उसे लागू करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी लागू नहीं करवा सकते। तो संसद ने डीपीएसपी का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर दिया, यहाँ से ST आरक्षण लागू करके। तो चंपकम दोराईराजन चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां सुप्रीम कोर्ट ने इनके ही फेवर में फैसला दिया और उसने कहा कि हम इसको महत्व नहीं देंगे, यानी डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं उसको हम महत्व नहीं देंगे, जो अनुच्छेद 14 में दी गई है हम उसको महत्व देंगे। तो अनुच्छेद 14 के आधार पर यह आरक्षण रद्द कर दिया। इसके बाद आया पहला संशोधन सरकार लेके आई 1951 में। 1951 में, याद रखिए, ये भी संशोधन काफी विवादित रहा है, अभी तक विवादित रहा है, क्योंकि ये जो संशोधन हुआ था 1951 में पहला आम चुनाव होने से पहले ही हुआ था। यानी कि जब संविधान सभा जो बनी थी, वही संविधान सभा बाद में संसद के रूप में, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में काम करने लगी, तो वह उसी के द्वारा यह संशोधन किया गया था। जबकि आम चुनाव इलेक्शन हो जाना चाहिए था, उसके बाद इसको ज्यादा पावर मिलती। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन में, और 9वीं अनुसूची में यह कह दिया गया कि आप इसमें जो भी अधिनियम बनाए जा रहे हैं इसमें डाल दिए जाएंगे अगर, तो उसका न्याय पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, भले से वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और इसके बाद SC/ST आरक्षण को लागू कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार हमें पता है कि पहले हुआ करता था अनुच्छेद 19 F में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, और इसके साथ साथ एक अनुच्छेद 31 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 31 में यह कहा गया था कि संपत्ति का अधिग्रहण केवल लोकहित के लिए किया जा सकता है, और उसमें एक क्लॉज और डाला गया था, उसमें कहा गया था कि उसको उचित कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि संपत्ति का मूल्य जितना है उसको उस आदमी को देना पड़ेगा जिसकी संपत्ति है, फिर आप उसकी संपत्ति एक्वायर कर सकते थे। और उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सबको पैसा दे और पैसा देने के बाद संपत्ति खरीदे फिर वो गरीबों को बांटे, तो उसको अधिग्रहण करना था बिना किसी। तो इसी समय एक सीलिंग एक्ट होता है, सीलिंग एक्ट लाया, जिसमें यह बंधन लगा दिया जाता है कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी संपत्ति हो सकती है। तो सीलिंग एक्ट लाया गया। फिर इसके बाद ये सारे संशोधन 31 में हुए, और मुख्य रूप से पहले संविधान संशोधन में इतने सारे अनुच्छेदों में संशोधन हुए थे। तो अभी हमने पहले संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा जाना। आप जानते हैं कि इस शंकरी प्रसाद का केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, और इसे सब मूल ढांचे में पढ़ने के लिए, मूल ढांचे को इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। शंकरी प्रसाद केस है, सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ, और लास्ट में केशवानंद भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शंकरी प्रसाद के केस में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची था। 9वीं अनुसूची में बनाने के बाद उसमें ढेर सारे भूमि अधिग्रहण कानून बनाए गए और उसमें डाल दिए गए, और उसमें कह दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया जाएगा वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो उसको पहले ही संविधान संशोधन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधि बनाई गई है, अनुच्छेद 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने जो विधि बनाई है, क्या वह विधि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा दी गई है उसमें आता है कि नहीं आता है जो संशोधन। क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि संशोधन, जो संविधान संशोधन है वो भी विधि है। इसलिए ये प्रश्न आया कि विधि है कि नहीं है, क्योंकि जब विधि माना जाएगा तभी उसका उल्लंघन भी माना जाएगा, और अगर विधि नहीं मानी जाएगी तो वो कुछ भी करे, उसके पास पूरी पावर है, मूल अधिकार को उल्लंघन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, ये जो संशोधन है, संविधान संशोधन जो विधियां निकल कर आती हैं, वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है, और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि वो चाहे मूल अधिकार का उल्लंघन करे, उसके पास संसद की पूरी संशोधन करने की पावर है, वो कुछ भी संशोधन कर सकती है, कहीं भी संशोधन कर सकती है, उसके पास असीमित शक्ति इसमें दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने संसद को। और उसको जब विधि ही नहीं माना तो उस पर कोई विचार ही नहीं किया जा सकता। इसके बाद 17वें संविधान संशोधन, फिर ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम पंजाब और राजस्थान से संबंधित था ये, तो 17वें संविधान संशोधन को फिर से चुनौती दी गई, और फिर से यही प्रश्न आया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि होगी कि नहीं होगी, जो संविधान संशोधन के द्वारा विधि बनाई गई है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को फॉलो किया और कहा कि जो संविधान संशोधन से विधियां बनती हैं वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने 2 केस पढ़ा, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा
कि संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो चाहे मूल अधिकार में संशोधन करे, चाहे डीपीएसपी में या कहीं और कुछ भी करे, बस 368 की प्रक्रिया का फॉलो अप करे कि बहुमत चाहिए या विशेष बहुमत चाहिए या तीसरा प्रकार जो होता है उसको, तो उस चीज का फॉलो करते हुए वो संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। और इसके बाद यहाँ तक तो संसद के पास पूरी शक्ति थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो धड़ाधड़ नियम बनाए जा रहे थे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, और लोगों की भूमि को अधिग्रहित करके गरीबों में बांट रही थी। तो समस्या यहाँ से उत्पन्न हो गई। केस आया 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सारा का सारा सिस्टम बदल गया और इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच 11 जजों की बेंच बैठी और इसके बाद शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णय को उलट दिया और यह कहा और यह भी कह दिया कि अनुच्छेद 368 में सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, वहां शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपको 245, 246 और 248 अनुच्छेद से मिलती है, क्योंकि वहां सिर्फ एक प्रक्रिया दी गई है। और इसके बाद ये भी कहा कि जो भी संशोधन करने के बाद विधि बनती है, संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि मानी जाएगी। और ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि मानी जाएगी और जब विधि मानी जाएगी तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई कि जो पहले निर्णय दिए गए हैं उस पर क्या होगा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये भविष्यलक्षी प्रभाव होगा, इसका आज के निर्णय आने के बाद प्रभाव होगा। जो अधिनियम बनाए जाएंगे वही जो है इसके अंतर्गत आएंगे। जो पहले विधि बन चुकी है, लागू हो चुकी है, भूमि अधिग्रहण हो चुका है, उस पर यह लागू नहीं होता है। और इसके बाद अब संसद की शक्ति को यहाँ सीमित कर दिया और सीधा सीधा बोल दिया कि मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति ही नहीं है। मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ना उसे कम कर सकती है न ज्यादा कर सकती है। तो वहां पे एक विकासशील अवधारणा जो होती है वह बाधित होने लगी। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि 24वां संविधान संशोधन किया। इस निर्णय से जो दिक्कतें उत्पन्न हुई उसके लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन की लड़ाई शुरू होती है। केशवानंद भारती वाले केस के पहले थोड़ा सा 24वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 24वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोलकनाथ के केस में जो निर्णय दिया था उससे मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता था, और जब मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता था तो फिर जो है कि अन्य विधियां जैसे राष्ट्रीयकरण करना था बैंकों का या भूमि अधिग्रहण और सारे लागू करने थे। जैसे भूमि अधिग्रहण, गोलकनाथ भी भूमि अधिग्रहण से ही संबंधित था, तो वो सब सारी दिक्कतें जो उसमें आई थी उसको ओवरपास करने के लिए अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है ये थोड़ा सा। तो अनुच्छेद 13(4) में ये डाल दिया गया कि अनुच्छेद 368 की कोई बात, जो अनुच्छेद 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन किया गया है, वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी। और अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 की विधि पर लागू नहीं होगी। तो दोनों अनुच्छेद में संशोधन करके सरकार फिर अपने पास असीमित शक्ति कर ली और कह दिया गया कि उसे संसद कुछ भी कर सकती है फिर से। और राष्ट्रपति, जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक बनता है तो उसमें राष्ट्रपति के पास जाता है और वह साइन करता है तभी वह अधिनियम बनता है। तो उसके पास एक शक्ति थी कि वह वापस भी कर सकता था या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए अपने पास भी रख सकता था। तो संविधान संशोधन के संबंध में यह कह दिया गया कि वह बाध्य है राष्ट्रपति और उसे सहमति देनी ही पड़ेगी। और अनुच्छेद 368 में जो अभी गोलकनाथ के केस में कहा गया था कि अनुच्छेद 245, 46, 48 में शक्ति है संशोधन की, अनुच्छेद 368 में सिर्फ प्रक्रिया है, तो 368 में शक्ति भी डाल दिया गया। आज जो हम लोग संशोधन 368 अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो जिस रूप में आज हम लोग पढ़ रहे हैं वह 24वें संविधान संशोधन का परिणाम है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये मूल ढांचे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और इसी केस में मूल ढांचे को शामिल किया गया संविधान में। और इसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था। यह भी बिहार जुडिशरी में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित है संसद के पास। संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो प्रस्तावना हो, मूल अधिकार हो, डीपीएसपी हो, सुप्रीम कोर्ट या कोई और चीज संशोधित करना हो, जहां उससे शक्ति प्राप्त है, तो वो सारी शक्ति संविधान
संसद भवन के पास है। तो अब और इसमें 11 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच जो है कि गोलकनाथ के केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला 6-5 से आया था। और इस केस में 13 जज बैठे थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जज हुआ करते थे और पूरे के पूरे जज बैठ गए थे। और अनुच्छेद 145 हमें यह बताता है कि कोई भी फैसला बहुमत से आएगा। जज का जो फैसला है बहुमत से आएगा, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। ये सारी चीजें अनुच्छेद 145 में कही गई हैं, इसे भी ध्यान रखिए। और संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी है, लेकिन एक उसमें परंतु लगा दिया। परंतु ये लगा दिया कि मूल ढांचे को आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा क्या है? किसी भी चीज का, चाहे गाड़ी हो, आदमी हो, घर हो, हर चीज का अपना एक मूल ढांचा होता है। जैसे कोई कार हो गई, कार का पहिया, चारों पहिए उसके मूल ढांचे के रूप में आते हैं, क्योंकि अगर किसी पहिए को हटा दिया जाए तो कार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मूल ढांचे में आप संशोधित नहीं कर सकते हैं, बाकी चीजों में आप संशोधन कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो फिर अब हम लोग आगे ये समझते हैं कि किन किन चीजों को मूल ढांचा बताया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया। उसने कहा कि हम समय समय पर ये बातें बताते रहेंगे कि कौन सी चीज मूल ढांचा है, कौन सा मूल ढांचा नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों को मूल ढांचा घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। केशवानंद भारती का जजमेंट आया तो जाहिर सी बात थी कि संसद की पावर कम कर दिया गया, क्योंकि मूल अधिकार में भी कुछ चीजों को मूल ढांचा घोषित किया गया है। तो उसमें हम लोग देखते हैं और ये देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद जस्ट उसी के बाद 42वां संविधान संशोधन आया। और इस 42वें संविधान संशोधन में क्योंकि केशवानंद में थोड़ा सा संसद को पावर भी दे दी गई थी, लेकिन थोड़ा पावर कम भी कर ली गई थी, उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दिया गया था। तो जब 42वां संविधान संशोधन करके संसद ने फिर पूरी की पूरी शक्ति अपने पास रखने की कोशिश की, अनुच्छेद 368 4 और 5 जोड़ करके। अनुच्छेद 368 4 में जोड़ दिया गया कि ये जो संशोधन किया जाएगा उसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 5 में कह दिया गया कि संसद की कोई निर्बंधन नहीं है शक्ति के संशोधन, संविधान के संशोधन के लिए कोई निर्बंधन है नहीं संसद के पास, वो कुछ भी संशोधन कर सकती है। तो 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, बहुत सारी चीजों को संशोधित कर दिया गया था, इसलिए इसे छोटा संविधान भी कह सकते हैं। तो इसके बाद आया मिनर्वा मिल केस में अनुच्छेद 368 का जो 4 और 5 है उसको इस केस में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ही आप छीन ले रहे हैं कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुच्छेद 368 4 और 5 दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि अभी हमारे संविधान में अभी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 368, तो उसमें अनुच्छेद 4 और 5 अभी भी विद्यमान है, लेकिन वह प्रभावी नहीं है। इस जजमेंट के थ्रू उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने शंकरी प्रसाद से लेकर केशवानंद भारती तक के बारे में अच्छे से समझा और ये देखा कि मूल ढांचा की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे कैसे आज के रूप में हम लोग केशवानंद भारती केस में देख रहे हैं। तो केशवानंद भारती में मूल ढांचे के बारे में कह दिया गया, लेकिन परिभाषा नहीं दी गई। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उदाहरण दिए हैं अलग अलग केस में कि ये चीजें कुछ हैं जो संविधान का मूल ढांचा मान लिया गया है। पहला है संविधान की सर्वोपरिता, यानी संविधान सबसे बड़ा है। दूसरा है लोकतंत्र, गणतंत्र। तीसरा प्रभुत्व संपन्नता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। संघवाद, अपना जो है संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर जो है कहता है कि एक राज्य होगा, एक केंद्र होगा, वो सब सिस्टम पूरा यही है। और इसके बाद धर्मनिरपेक्षता, ये भी मूल ढांचा बता दिया गया है। कई मामलों में, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में मूल अधिकार भी मूल ढांचा बता दिया गया है। और न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी मूल ढांचा है। अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142। अनुच्छेद 32 हमें पता है कि ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, बाकी ये तीनों सुप्रीम कोर्ट की पावर से संबंधित है। ये हमारा एसएलपी है अनुच्छेद 136। संविधान संशोधन की सीमित शक्ति भी मूल ढांचा है, मतलब असीमित शक्ति नहीं है, सीमित शक्ति भी मूल ढांचा है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी मूल ढांचा बता दिया गया है। और पृथककरण का सिद्धांत, शक्ति पृथककरण का सिद्धांत को भी मूल ढांचा बता दिया गया है। दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि मूल ढांचा क्या है, वह कैसे हमारे संविधान में आया, और विभिन्न केसों के माध्यम से, विभिन्न वाद के माध्यम से हम लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया। और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ बातें जो आपको नहीं समझ में आई होंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम आपको देते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।